हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एस्पिरेंट्स जोन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से एक बार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार हेडमास्टर की जो वैकेंसी आई है 2022 दैट इज़ इस ईयर की, उसका जो सिलेबस है उसका पूरा एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि सिलेबस को किस तरीके से मैं बुक भी रिकमेंडेशन करूँगी कि कौन कौन से बुक आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली या उसको पढ़ने से ही आपका जो पूरा जो सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा। साथ ही साथ बुक के साथ साथ आपके टाइम की जो रणनीति है, जिस तरीके से अगर आप को पता है कि जो हेडमास्टर की वैकेंसी है वो ऑलरेडी जो टीचर है और विथ एक्सपीरियंसेस जो भी क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सा बात है कि आप एक ऑलरेडी टीचर हो और कार्यरत टीचर हो, तो आप जिस तरीके से आप का अभी जैसे मॉर्निंग का शेड्यूल चल रहा है स्कूलिंग का, तो इसके अतिरिक्त आप स्कूलिंग करते हुए किस तरीके से टाइम का जो मैनेजमेंट होता है वो टाइम मैनेजमेंट वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस आखिर कितना घंटा पढ़े तो मेरा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना घंटा तक पढ़े और कितना घंटा पढ़ने के साथ साथ वो टाइम किस तरीके से मैनेज हो, चूँकि अभी आपको पता है कि 6:30 से 11:30 तक की आपकी जो स्कूल ड्यूटी है वो चल रही है। इसके साथ साथ आपको और भी, चूँकि अगर आप प्रभारी प्रधानाध्यापक है या फिर अगर आप टीचर हैं तो आपको एक्स्ट्रा भी काम होते हैं। तो इस तरीके के जो डेली जो आपका करिकुलम है या फिर डेली जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से टाइम कितना निकालिएगा, तो इस वीडियो पे हम सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे और सिलेबस का एकदम निचोड़ ज़रूर निकालेंगे कि कहाँ से इसको पढ़ना है, ये कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगी, इसका एकदम निचोड़ निकालेंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और बिल्कुल अगर आपको जहाँ तक लगेगा कि यहाँ पे स्किप कर सकते हैं तो बिल्कुल स्किप कीजिएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि जो सिलेबस ऑफ हेड टीचर या फिर हेड मास्टर का जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो एक पेपर है जो कि आपका है 75 फुल मार्क्स का है। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 75 नंबर का एक पेपर होगा और 75 नंबर का एक पेपर, दैट मीन्स आपको 150 मार्क्स के टोटल एग्ज़ाम देने हैं, जिसको 2 पार्ट में बांटा हुआ है। और जैसे ही वीडियो आगे बढ़ती रहेगी हम लोग एक चीज़ को मतलब समझते चले जाएंगे। सबसे पहले आते हैं पहला पार्ट जो कि फुल मार्क्स आप देख रहे हैं जो दिया हुआ है बिहार सरकार की ओर से 75 नंबर पे बात करेंगे। तो 75 नंबर पार्ट 1 जो हमारा स्टार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है जो बिहार सरकार के द्वारा निकाला गया है। तो देखिए यहाँ इंग्लिश में दिया हुआ है, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो बिल्कुल हिंदी में भी देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ, हिंदी इंग्लिश जो भी हो, लेकिन हिंदी में करवाना इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि जिनको इंग्लिश में कंफर्टेबल महसूस होता है, ऑब्वियस सा बात है वो हिंदी में भी कंफर्ट महसूस करते हैं, उनको हिंदी भी समझ में आती है, बट मेरी प्रयास रहेगी कि मैं इंग्लिश में भी कराते चले जाऊँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आपका करिकुलम है यानी कि जो भी आपका ये दिया हुआ है पाठ्यक्रम जो है वह प्रधान शिक्षक का पूर्णांक कितना है, यानी कि फुल मार्क्स 75 है। सबसे पहले सामान्य अध्ययन का आपका जो पेपर होगा, अब जिस तरीके से एक शॉर्ट मतलब रिव्यू दिया गया है कि सामान्य अध्ययन में क्या क्या हो सकता है, तो आप देखिए सबसे पहला बात यह है कि विभिन्न क्षेत्रों से आपसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। तो निम्नलिखित क्या क्षेत्र है, तो सबसे पहले है सामान्य विज्ञान। आपके दिमाग में सबसे पहले आता है कि सामान्य विज्ञान आखिर किस स्तर के विज्ञान को यानी कि साइंस को किस स्तर तक के पढ़ने से मेरा काम चल जाएगा, यानी कि इस एग्ज़ाम के लिए जो है वो इनफ होगा यानी कि काफ़ी होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल भी जैसे कि सामान्य विज्ञान में आता है क्लास 6 की NCERT बुक, ठीक है, और क्लास 7 की, क्लास 8 की, मैक्स टू मैक्स अगर आप 9 और 10 की भी पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये ही जो है 6 to 10 जो है वो ही आपको काम देगा। आप सिंपली इसके लिए मैं बुक रिकमेंडेशन करूँगी, अगर आपके पास NCERT है तो आप सिंपली NCERT पढ़ सकते हैं, ये बेस्ट रहेगा। साथ ही साथ अगर आप 9-10 की पढ़ेंगे तो आपको एक अलग अलग बुक मिलेगी, तो आप भारतीय भवन की बुक भी पढ़ सकते हैं। तो याद रखिएगा NCERT
मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। अगर आपको सामान्य विज्ञान की पढ़ाई करनी है तो NCERT प्लस आप भारती भवन की बुक ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर साथ ही साथ अगर आप सामान्य विज्ञान के लिए अगर आप इंडिविजुअल बुक्स नहीं आपको ख़रीदने का मन है, या फिर अगर आप नहीं खरीदोगे, या 6, 7, 8, 9, 10 अगर आप इंडिविजुअली नहीं पढ़ोगे, तो इसका भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे कि आप सिंपली क्या करोगे कि आप ल्यूसेंट की एक सामान्य विज्ञान की बुक आती है, ल्यूसेंट पब्लिकेशन काफ़ी अच्छा है, और चाहे वो सामान्य ज्ञान के लिए हो या सामान्य विज्ञान की भी आती है, तो आप सामान्य विज्ञान के लिए बिल्कुल ल्यूसेंट को कंसीडर कर सकते हैं। आपको कुछ इस तरीके से ल्यूसेंट की बुक मिलती है, आप किसी भी नियर बाई बुक स्टोर पे, अच्छे बुक स्टोर पे मिल जाएगी, या फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगी, आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जिस पे भी ऑर्डर करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि ल्यूसेंट की सामान्य विज्ञान की जो पुस्तक है वो इस तरीके से दिखती है, और आप बिल्कुल ये हॉलोग्राम देख करके ही खरीदिएगा। और साथ ही साथ सामान्य ज्ञान के लिए भी अगर आप सामान्य ज्ञान मतलब ल्यूसेंट के लेते हो, तो उसका भी जो विज्ञान वाला पोर्शन अगर आप कंप्लीट करते हो तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन है वो आप सामान्य विज्ञान ही ज़्यादा है, क्योंकि सामान्य विज्ञान के लिए स्पेसिफिक आप बुक पढ़ लोगे तो अच्छा है, अदरवाइज़ NCERT इज़ बेस्ट। तो चलिए बढ़ते हैं सामान्य विज्ञान के लिए, तो ये आपका हो गया, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, तो नेशनल और साथ ही साथ इंटरनेशनल जो है वैल्यूज़ की जो है समसामयिक कहने का मतलब है सिंपली है कि आपको जो करंट अफेयर्स जो है आप जो है, या फिर करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है या क्या चल रही है, ये आपसे एक्सपेक्ट कर रही है बोर्ड कि आप मतलब इतना मतलब एक नॉर्मल जो होता है समसामयिक करंट अफेयर्स के बारे में आपको मतलब जो है नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप घटना चक्र की बुक पढ़ सकते हो, या फिर आप जो मतलब जैसे कि जो मासिक जो मैगजीन्स आते हैं, जैसे कि घटना चक्र के तो छोड़ो, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण वगैरह, तो ठीक है, उसमें जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है, या फिर अगर आप स्पेशली कोई करंट अफेयर्स प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म की भी अब मैं बता देती हूँ, प्लेटफॉर्म बुक भी अच्छा है फॉर द करंट अफेयर्स, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की सभी करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो जिस तरीके से मैंने 3 आपको बुक बताया, इसमें से आप कोई भी बुक आप बिल्कुल आप खुद ही इवैल्यूएशन कीजिए बुक स्टोर पे जा कर के, और आपको जो अच्छा लगता है उसमें से आप एक उठा सकते हो, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थर्डली देखते हैं कि क्या है, तो राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। तो अगर आप इतिहास की उठाते हो, तो जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे कि स्पेक्ट्रम बहुत लोग पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा स्पेक्ट्रम बुक जो है, लेकिन स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत PCS के लिए और काफ़ी मतलब हेवी बुक हो जाएगी। तो इतिहास में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन जो आता है, तो अगर आपको पता होगा तो मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक आपका जो मतलब इतिहास होता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास का ही पार्ट है राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें बिहार के किन किन लोगों ने योगदान दिया है, नाम वगैरह, और ये सब डिटेल्स जो है आपको बिल्कुल भी जानने होंगे। अगर आपको इसका एक PDF चाहिए तो बिल्कुल मेरे टेलीग्राम चैनल में मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक देख सकते हैं। अगर आपको इस तरीके के बिहार से रिलेटेड अगर आपको राष्ट्रीय आंदोलन या फिर बिहार बजट वगैरह या जिससे भी रिलेटेड PDF चाहिए, तो बिल्कुल मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल वहाँ से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भूगोल के बारे में अगर बात किया जाए, तो देखिए भूगोल का जो मतलब जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है कंपटीशन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन आप ज्योग्राफी के लिए कर क्या सकते हो, तो ज्योग्राफी के लिए आप जैसे कि GK की बुक जो है वो ल्यूसेंट वाली, वो भूगोल का पोर्शन उसमें आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। इसके अतिरिक्त ऑब्वियसली NCERT इज़ द बेस्ट, तो NCERT आप बिल्कुल ले सकते हो।
साथ ही साथ सिमिलरली फॉर भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी अगर आप पढ़ते हो तो बिल्कुल भी आपको लक्ष्मीकांत वगैरह की बुक बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है कि मतलब इस एग्ज़ाम के लिए लक्ष्मीकांत को आप पूरा मतलब पढ़ने बैठ जाओ, और ना ही आपके पास इतना इनफ एक हेल्दी समय भी है। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था के लिए आप NCERT देख सकते हो। साथ ही साथ बिल्कुल जो ल्यूसेंट की जो GK में राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी जो है उसको आप एकदम अच्छे से कवर अप कर लो तो ये काफ़ी रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं मेन जो है प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता। तो देखिए मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस जो होंगे वो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होंगे, आपको पता है, और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ प्रारंभिक गणित का मतलब होता है 6, 7, 8 एटलीस्ट 9 और 10। ठीक है, तो ये थोड़ा मतलब एक्सेप्शनल केस है, लेकिन आपको 6, 7, 8 की जो मतलब गणित की जो जानकारी है वो बिल्कुल भी अच्छी होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसके लिए अगर बुक रिकमेंडेशन मैं अगर करूँगी तो देखिए इसका लिए बहुत सिंपल है। आप बिल्कुल भी टेट के किसी भी टेट के एग्ज़ाम में आप बैठे होंगे या टेट का कोई भी आपको बुक होगा, तो अगर 6 to 8 की जो आप मतलब अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है 6 to 8 में अगर मैथ्स एंड साइंस का अगर आपका बुक है, चाहे वो आपका जैसे कि अरिहंत, हाँ बिल्कुल अरिहंत अगर आपका पब्लिकेशन है तो भी ठीक है। अदरवाइज़ मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एक MC ग्रोहिल, याद रखिएगा MC ग्रोहिल पब्लिकेशन की एक बुक आती है, तो आप उससे 6 to 8 की जो मैथ्स की जो बुक है मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, फ्लिपकार्ट पे मिलती है, तो आप बिल्कुल भी उससे कर सकते हो। अदरवाइज़ NCERT बेस्ड कोई भी बुक जो होगी 6, 7, 8 की, तो आप उसको बिल्कुल भी ले सकते हो और वो इनफ आपका होगा। अब देखिए बात करते हैं कि विवरण किस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए जो जैसे कि मैंने आपको बताया इसका थोड़ा सा क्या है डिस्क्रिप्शन मोड पे दिया गया है कि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लिखा हुआ है कि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे किसी भी शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा की जा सकती है। अगर आप शिक्षित हैं तो इतना ही लेवल का क्वेश्चन रहेगा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उतना मतलब वो एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। BPSC एक्सपेक्टेशंस इतना रखेगी तो उतना ही लेवल, इसीलिए मैंने बताया कि NCERT इनफ है। ठीक है, और जिससे वैज्ञानिक विषयों के विशेष अध्ययन नहीं किया है, यानी कि आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि जैसे कि आपका जो कोई कॉम्पिटिटर है, मान के चलिए कि वो BSc या MSc किया हुआ है तो वो साइंस में बहुत ही अच्छा स्कोर कर लेगा और आप उसके तो आपको ये एक डिमेरिट है कि आप आर्ट्स पढ़े हुए हैं। तो इस तरीके का कोई भी ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से भी नहीं है तो इतना ही लेवल का क्वेश्चन जो होगा, स्तर इतना ही लेवल का होगा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से इतना एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है, यानी कि लेवल हार्ड नहीं होगा। ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाओं पर बिहार सहित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि बिहार का जो घटना चक्र वगैरह जो है, अगर आपको चाहिए तो मैं मेरे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी और वहाँ पे जा कर के आप ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन पे भी बोल सकते हैं कि मैम लिंक अगर नहीं मिल रहा हो तो लिंक ज़रूर मैं दे दूँगी और वहाँ से आप जा कर के ले सकते हैं। साथ ही साथ अब देखिए भारतीय राष्ट्र आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान, यानी कि आपको 19वीं शताब्दी कहने का मतलब है अगर आप 18 से चलते हैं 1857 से ही स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, 1857 से लेकर के 1947 ऑलमोस्ट मुझे तो लगता है 1950 तक कम से कम जो भी इम्पॉर्टेंट घटनाएं हैं, साथ ही साथ बिहार की उस पर क्या भूमिकाएं थी, गांधी जी से रिलेटेड या चंपारण से रिलेटेड या जो भी है। ठीक है, तो ये सब जितनी क्वेश्चंस फ्रेम होंगे उसको आप मतलब इसमें आपको एक मतलब डिस्क्रिप्शन टाइप का दे दिया गया है कि ये आपका बाउंड्री है। ठीक है, भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल दोनों ही। तो अब देखिए जहाँ पे आता है भूगोल की बात, तो अगर आप बिहार करके, चूँकि बिहार का आपका करंट अफेयर्स होगा, बिहार में योगदान यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में हो गया, इतिहास में भी पूछ रहा है, भूगोल में भी पूछ रहा है, कृषि, प्राकृतिक संसाधन, मुख्य विशेषता जितने भी है, तो बिहार से तो आप याद रखिएगा, बहुत लोगों को पता भी होगा कि इम्तियाज़ अली अहमद की एक बुक आती है
तो आप उसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं, तो वो बिहार के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। साथ ही साथ इसके अंतर्गत पंचायती राज, हाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मतलब इनर फीलिंग है कि बीपीएससी हो या कोई भी पीसीएस हो, तो ये इस तरह की जो गवर्नमेंट बॉडीज़ होती है उसका एक फेवरेट टॉपिक होता है पंचायती राज। तो आप पंचायती राज से क्वेश्चंस बिल्कुल मतलब जुगाड़ कर सकते हैं, या फिर जीके के बुक में पढ़ सकते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था के बुक में पढ़ सकते हैं, यानी कि ल्यूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि पंचायती राज से क्वेश्चन आपका फ्रेम होगा ही होगा, ये निश्चित है, ठीक है। प्रारंभिक गणित, मानसिक क्षमता, जैसे कि सिमिलरली जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था उसी तरीके से रखा गया है। तो ये आपका जो बन जाता है वो टोटल 75 मार्क्स का बनता है। अब रेस्ट ऑफ द 75 मार्क्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 150 मार्क्स का आपका जो एग्ज़ाम होगा, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की और हम लोग डिस्कस करेंगे कि 75 मार्क्स जो अदर है उसको किस तरीके से हम लोग को करना है और हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए। और भूलिएगा नहीं दोस्तों कि लास्ट में हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे कि स्कूल करने के बाद आपको कितने घंटे की पढ़ाई रोज़ करनी चाहिए और कितना इनफ होगा और आप टाइम कैसे मैनेज करोगे, मैं इसके बारे में हम लोग चर्चा ज़रूर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड पेपर की और। सेकेंड पेपर जो हेडमास्टर का है वो पाठ्यक्रम कुछ इस तरीके से दिया गया है, DL-ED, ठीक है, D.L.ED कहने का मतलब है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की जो आपकी परीक्षा है उसमें जो पाठ्यक्रम है वो आपको एग्जैक्टली वही पढ़ना है। यूनिट वाइज दिया गया है, यूनिट 1, यूनिट 2 इस तरीके से। अगर आपने NIOS से DL-ED किया है, तो जिन लोगों ने NIOS से DL-ED किया है तो वो बिल्कुल, अगर आपके पास जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आप जो भी आप गेस्ट पेपर वगैरह या जो भी आप ख़रीदते होगे वो आपका इनफ रहेगा, या फिर आप बुक खरीदते होगे तो वो तो काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ अगर यूनिट कितने में दिया गया है, तो देखिए आपको टोटल 6 यूनिट दिए गए हैं और 6 यूनिट में आपको सभी क्वेश्चंस उससे समायोजित होंगे। और साथ ही साथ अगर आप NIOS से किए हो तो बिल्कुल भी आप उसके मतलब जो बुक्स आप एग्ज़ाम के टाइम्स पढ़े होगे या असाइनमेंट्स वगैरह जो लिखते होगे या जो भी, तो उससे बहुत ही आपको हेल्प मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपके DL-ED से संबंधित अगर आप कोई बुक ले लेते हो तो वो भी काफ़ी है। साथ ही साथ अगर आप देखा जाए तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपका पोर्सन आता है CDP में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में अगर आपने टेट की तैयारी मतलब जारी रखी है या फिर अगर आप टेट पास हो चुके हो तो बिल्कुल आपने CDP तो पढ़ा ही होगा, नो डाउट, ठीक है। तो अगर आपने जिस बुक को रिकमेंड किया था उस समय टेट की तैयारी करने के समय CDP जिससे भी पढ़ा था, आप उस बुक को भी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपने प्रैक्टिस सेट किया होगा तो प्रैक्टिस सेट को फिर से करना प्रारंभ कर देंगे। अब देखिए, बच्चे का बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने अगर DL-ED किया है या B.ED किया है तो आपको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो है आपको शैशव अवस्था, इन्फेंसी से लेकर के एडल्टेंस कहने का मतलब है किशोरावस्था के बारे में और सभी की विशेषताओं के साथ साथ बहुत सारे कुछ पढ़ने हुए होंगे। आपने अच्छी से पढ़ाई की हो तो आपको बिल्कुल भी याद होगा। और 4 अधिकारों के संदर्भ में तो ये आपको जो अगर आपने B.ED की पढ़ाई की है तो बाल अधिकारों के बारे में अगर देखा जाए तो आप बिल्कुल भी कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की जो बुक है और आपका डिसिप्लिन एंड कैरिकुलम से भी रिलेटेड जो बुक होंगे तो उसमें मतलब आप देख सकते हैं दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, ये देखिए जो भी आपका DL-ED का दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप B.ED अगर आप किए हो तो आप DL-ED की तरफ मूव कर लोगे, ठीक है। कंटेंट के हिसाब से भी आप अपनी तैयारी पक्की कर सकते हो अपने B.ED के बुक से भी, ठीक है। यूनिट 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट 2 में आप देखिए कि स्पेसिफिकली दे दिया गया है कि महात्मा गांधी के बारे में जो बुनियादी शिक्षा है, ठीक है, गीजूबाई बेदका, रविन्द्रनाथ टैगोर की जो मतलब अपनी थ्योरी है, मारिया मोंटेसरी जो कि खेल विधि को बहुत प्रोत्साहित करती थी और काफ़ी छोटे बच्चे के लिए काफ़ी इनका जो है रूल्स काफ़ी प्रचलित है। तो मारिया मोंटेसरी, ज्योतिबा फूले, अगर आपको पता होगा तो भारत की प्रथम महिला शिक्षक जो है वो ज्योतिबा फूले ही थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी कि हमारे भारत के प्रथम जो शिक्षा मंत्री J. कृष्णमूर्ति वगैरह
या जॉन डीवी के बारे में आपने पढ़ा है, अगर आपने डीएलएड की मतलब पढ़ाई अच्छी से की हो तो यूनिट 2 जो है इसके बारे में जीवनी और इसके मतलब जीवनी के साथ साथ मतलब आप शिक्षा के क्षेत्र में और किस तरीके से मतलब शिक्षा में प्रयोग विचार मतलब इनके विचार क्या थे और क्या क्या इनका योगदान रहा है, तो मतलब इस चीज़ को आपको टैकल करना है। और बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए इन लोगों ने क्या क्या किया है, ये सब आपको टैकल करना है। यूनिट 3 में देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो पाठ्यचारा और कैरिकुलम के बारे में, तो कैरिकुलम आपने पढ़ा ही है और इस चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर आप एक टेट पास शिक्षक हो या अगर आप एक NIOS से डीएलएड उत्तीर्ण शिक्षक हो तो यानी कि ट्रेनिंग किए हुए शिक्षक हो, तो ट्रेनिंग में आप इन सभी चीज़ों से गुजरे हुए हो, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको पहले से ही पता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो है आप डीएलएड आप बिल्कुल भी, मैं फिर से बोलूँगी कि बुक रिकमेंडेशन में अगर मैं बोलूँगी तो डीएलएड की बुक ले सकते हो या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप कंटेंट के हिसाब से आप नोट्स निकाल सकते हो और काफ़ी आपको नोट्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जितना हो सके मैं आपको मतलब देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगा तो ज़रूर मांग लीजिएगा। अब देखिए, हम लोग का जो मेन मुद्दा था वो हम लोग बात करेंगे। बात ये है कि सभी लोग अभी स्कूल में ड्यूटी दे रहे हैं, ठीक है, और सुबह का समय में लोग जाते हैं तो बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ करके पढ़ाई भी करना, फिर समय पे स्कूल भी जाना, ये थोड़ा सा मतलब हैप्टिक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप 11:30 बजे आते हो, आप एक घंटा का रेस्ट लीजिए, खाना पीना खाइए और फिर आप याद रखिएगा कि इस एग्ज़ाम के लिए अगर मैक्सिमम अगर आप 5 घंटे की पढ़ाई रोज़ करते हो, याद रखिएगा 5 घंटे की पढ़ाई अगर आप रोज़ करते हो, मैं फिर से रिपीट करूँगी, 5 घंटे की पढ़ाई अगर आप रोज़ करते हो, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। मे बी आपका वेरिएशन हो सकता है, किसी दिन 4 घंटे भी हुआ, किसी दिन आप 6 घंटे पढ़ लिए, किसी दिन 3 ही घंटे हुआ, ठीक है। लेकिन एक एवरेज में मैं बता रही हूँ, एवरेज में अगर आप 5 घंटे की पढ़ाई रोज़ करते हो एज अ टीचर, तो बिल्कुल आपको एक ईमानदारी से करोगे तो इस पे ज़रूर सफलता मिल जाएगी। कभी आप 4 घंटे भी कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंगली ये मतलब होता है कि ये फ्लक्चुएट होते रहेगा, बट आपको याद मतलब करना है कि हमको 5 घंटा ऑन एवरेज ज़रूर पढ़ना है। आप ऐसे मतलब अपनी रणनीति बना सकते हो, जैसे कि 7 दिन होते हैं सप्ताह में, तो 7×5 कितना हो गया, आपको एक सप्ताह में 35 घंटा तो ज़रूर ही पढ़ना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको काम लग गया या आप कार्यरत हो, आपका घर परिवार कुछ भी है, तो अलग तरह के टेंशन्स होते हैं या जो भी, आप अपने आप से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि मैं बता रही हूँ तो आप रिलेट ज़रूर करते होगे कि हाँ यार मतलब काम पड़ जाता है या फिर और भी सारी जिम्मेदारियाँ हैं आपके ऊपर। तो इस तरह की स्थिति में आप ऑन एवरेज 35 रखो, ठीक है। मे बी आज आपका 2 ही घंटा पढ़ाई हो पाया, लेकिन आप उसको 5 घंटा का एवरेज ज़रूर बना लोगे, यानी कि 35 आवर्स इन अ वीक, ठीक है। बिल्कुल भी आप इसको मतलब ऑन एवरेज बनाओगे और इतना पढ़ाई करने से आपका बन जाएगा। अब बात करते हैं कि कब, तो कब से आते हैं, तो देखिए 11:30 बजे आपकी छुट्टी होती है, ठीक है। और आप ऐसे मतलब कर लो कि जैसे कि आप 2 घंटा दोपहर से शाम तक के बीच में 2 घंटा, और रात में खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद 2 घंटा एकदम फिक्स कर लो। 1 घंटा आप शाम में बैठो या फिर अगर आप सुबह उठते हो तो उसको रिवीज़न ज़रूर कर लो, ठीक है। ये जो एक आप अब अपने अकॉर्डिंग आप टाइम चूज़ कर सकते हो, लेकिन ये जो अगर आपका रोज़ का प्रतिदिन का अगर रूटीन बन जाए तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा था पूरा सिलेबस का एनालिसिस। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल भी लाइक ज़रूर कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियोस ही बनाना मेरा काम है। और बिल्कुल आपके लिए जो बेनिफिशियल होगा वो ही वीडियोस आते हैं चैनल पे। तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपके काम का नहीं भी है तो जो लोग इसके मतलब एस्पिरेंट्स हैं, तो बिल्कुल भी इस चीज़ को शेयर कीजिएगा। और याद रखिएगा कि मेरे चैनल का नाम एस्पिरेंट्स जोन है, और बिल्कुल भी इसमें बहुत सारे आपको हेल्पफुल वीडियोस मिलते ही रहेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ रिपीटेड क्वेश्चंस है जो इजी नहीं है,